हर व्यक्ति अपने आप में एक योगी बन सकता है। अपने कर्मों से मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हमारे यहाँ कोई ड्रेस कोड पॉलिटिक्स में नहीं है। सफेद पोशाक पहने हुए तो हाँ, तो गांधी इसीलिए टोपी पहन लिया और तो ठीक है, पहने उसके अनुरूप आचरण भी करे ना। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई नहीं बोल सकता। अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? बोलने से और भाषण करने से सामाजिक न्याय आ जाएगा? परिवारवाद, जातिवाद, यही सामाजिक न्याय है। किसने रोका था यूपीए को? किसने रोका था यूपी में समाजवादी पार्टी को? किसने रोका था वेस्ट बंगाल में इतने दिनों से टीएमसी की गवर्नमेंट है? किसने रोका है वहाँ पे? क्यों वहाँ माताएं रो रही हैं? भारत के अंदर ये लोग अल्पसंख्यक के नाम पर अपने लिए विशेष अधिकार की मांग करते हैं। प्रश्न है कि ये वीडियो बनाने के बाद 2 महीने तक क्यों इसको सुरक्षित करके रखा गया था और फिर संसद के एक दिन पहले ही क्यों जारी हुआ? दोस्तों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। नेशन फर्स्ट। अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। मीडिया के रिपोर्टर के रूप में अगर आप तुलना करें तो महर्षि नारद ही थे। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in the city of Lucknow, which is the capital of the state of Uttar Pradesh. Before I introduce my guest, I am going to give you a quote from a bestseller book, The Monk Who Sold His Ferrari. According to this book, the secret to happiness is very simple. Find out what you love doing and then direct your energies towards that. My guest today did exactly that. He's a monk who found a purpose beyond divine pursuit. Yogi Adityanath is the two-time Chief Minister of Uttar Pradesh, the state whose population is more than that of France, Germany and UK combined. With a population of 230 million, making up 17% of India's population, UP would be the world's 6th largest country by population if it were a real country. A state that was considered one of the most backward in India for over 100 years. A state that sent indentured labourers to British colonies when India was under colonial rule. Yet, it's also the state from where independent India got 9 of her prime ministers. Yogi Adityanath, the two-term Chief Minister of the state, is a monk who wears his Hindu identity with pride. He's been pilloried for being majoritarian and riding roughshod with Muslims who constitute 19% of the population of Uttar Pradesh. For those viewers not familiar with Yogi Adityanath's political beginnings, योगी जी ने 1996 में महंत अवैधनाथ के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। 1998 में महंत अवैधनाथ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया और अगले लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी और उम्मीदवार घोषित किया और फिर 1998 में योगी आदित्यनाथ 26 वर्ष की आयु में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से सबसे कम उम्र वाले लोकसभा सदस्य बने। Today's conversation with Yogi Adityanath is going to be something which has never been seen before. That much I can promise you. प्रणाम योगी जी, ANI पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। आपके राजनीतिक जीवन के बारे में मैं पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में बात करूंगी। पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप धर्म योगी कब, कैसे, क्यों बने? क्योंकि इतनी छोटे से उम्र में आप में ये त्याग की भावना क्यों जागी? आप साइंस के स्टूडेंट थे, तो साइंस और धर्म ये कैसे मिलाप हुआ? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को धर्म समझना पड़ेगा। भारत की परंपरा को अगर हम जानना चाहेंगे तो भारत ने केवल उपासना विधि को धर्म नहीं माना है। कर्तव्य और सदाचार को धर्म को का एक रूप माना है और धर्म को उससे जोड़ करके देखा है। धर्म एक व्यवस्था है, एक वे ऑफ लाइफ है, जिसको आप एक जीवन पद्धति कह सकते हैं। वो जीने की एक कला है।
विज्ञान उसके उन्नयन का एक माध्यम है। अध्यात्म उसकी चरम स्थिति, यानी साइंस उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हम जब भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो साइंस का एक अन्वेषण होता है, एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है। लेकिन जब चेतना का विस्तार हम करेंगे तो चेतना का वह विस्तार अध्यात्म की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, जहां पे व्यक्ति किसी कार्य का केवल सृष्टा ही नहीं बनेगा बल्कि उसका दृष्टा भी बन सकता है। और यही वैदिक ऋषियों ने किया था जी। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक सीमित क्षेत्र और एक सीमित भूमिका के साथ आगे जाने के बजाय उसमें स्वयं प्रवेश करके देखो क्या है, तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो उन चीज़ों को लेकर के इसलिए मैंने अध्यात्म का सहारा लिया और उससे आगे बढ़ कर के फिर उस अन्वेषण की यात्रा हमारी लगी हुई, एक साइंस के स्टूडेंट के साथ साथ एक योगी के रूप में उस दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं। नाथ समुदाय के बारे में कुछ बताइए हमें कि उसमें ऐसी क्या बातचीत थी कि जो आप इतनी कम आयु में आप जुड़ गए उस समुदाय से? देखिए, नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। यह भारत की एक उस विशिष्ट साधना पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तव में व्यवहारिकता को लिए हुए है और व्यवहारिक दृष्टि है। यद्यपि सभी संप्रदायों की अपने अपने दर्शन हैं, अपने अपने मंत्र हैं, अपने अपनी पद्धतियां हैं, सब में श्रेष्ठता है। और उसमें मुझे जो उचित लगा मैंने उस समय वो किया। और उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ संतों की परंपरा थी, महंत अवेद्यनाथ जी महाराज को मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के रूप में चयन करके मैंने उनसे दीक्षा ली। एक गुरु का मिलना, वो भी एक इट्स अ मैटर ऑफ लक भी कहिए, फेट कहिए। तो जब आप मिले उनसे तो आपको उसी वक्त पता लग गया था कि ये मेरे गुरु बनेंगे? देखिए, पता किसी को नहीं लगता है और ये लक भी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध है और ये उसी के साथ जुड़ता है। देखिए, आप जिस घर में पैदा हुए हैं तो आप लिख के थोड़े गए थे, आपका प्रारब्ध था। आप एएनआई के माध्यम से कार्य करेंगे, जन सेवा का कार्य करेंगे, यह भी एक प्रारब्ध है। ऐसे ही ये हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। उसके लिए हमें चेतना को अपने विराट विस्तार देना होगा, समझ में सब आ जाएगा। तो जब आपने अपने घर में बताया कि मैं गुरु से मिला हूँ, मैं घर छोड़ के त्याग की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तब घर में रिएक्शन क्या हुआ? नहीं, देखिए, कोई माँ बाप इसके लिए अपनी सहमति नहीं देता है, क्योंकि उनका अपना एक दायरा है। उनका एक दायरा है जो उनका एक सीमित क्षेत्र है। उस सीमित क्षेत्र को, उसी को बंधन कहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है, जो सोचता है कि मैं मेरा परिवार, ये जब भावना आती है ना तो व्यक्ति उस तक सीमित रहता है और यही उसके बंधन का कारण है। जो उस बंधन को तोड़ करके बाहर निकलता है वही उसकी मुक्ति का माध्यम बनता है, उसके मोक्ष का कारण बनता है। और उस बंधन को जो भी तोड़ेगा, ये बंधन हर एक क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन में आते हैं। कष्ट हुआ एक विद्यार्थी अगर अपने बंधन को नहीं तोड़ेगा, एक क्लास में ही कहेगा कि नहीं मुझे तो इसी क्लास में रहना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्या वो अगली क्लास में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। एक शिक्षक कहेगा कि नहीं मुझे तो
जहाँ नियुक्ति मिली है मैं उसी रूप में, या कोई कार्मिक इसी रूप में कहेगा कि मुझे वहीं काम करना है, क्या वह आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। उसको एक बंधन तोड़ना होता है। एक क्लास में है, क्लास के बंधन को तोड़ करके अगली क्लास में जाता है, उसका प्रमोशन होता है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं। एक धर्म योगी से आप फिर राजनीति में आए, उस सफ़र के बारे में बताइए। और एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा था, जैसे आप बता रहे थे कि एक इंसान जो दुनियादारी और बंधनों से आप निकल चुके हैं, तो अ, उस वैराग्य से आप अगर राजनीति में आते तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ आप में? देखिए, यही अंतर है। धर्मयोगी नहीं, योगी योगी होता है। और मैं एक योगी हूँ। धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति नहीं है, कर्म भी। धर्म एक समग्र जीवन की पद्धति है। धर्म कर्तव्य के पथ की प्रेरणा देने वाला, उस पथ का की ओर अग्रसर करने वाला, आग्रही बनाने वाला एक मार्गदर्शक है। हम उसको केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं कर सकते। एक योगी के रूप में एक परिवार के बंधन को तोड़ करके समाज के इस विराटता के साथ अपना जुड़ाव हुआ है। इसलिए उस विराटता के साथ जोड़ करके अपने आप को कार्य करना। दूसरा, एक योगी का मतलब ये नहीं कि वह केवल अपने स्वयं की मोक्ष प्राप्त करने के लिए या आध्यात्मिक लाभ के लिए वह अपने आप को सीमित कर ले। अगर समाज के सामने चैलेंज है, कोई चुनौती है, तो उस चुनौती से जूझने के लिए भी अपने आप को तैयार करें। याद रखना, साधना की जो सबसे पहली पद्धति आती है उसमें सेवा है। भक्ति के मार्ग का भी जो नौधा भक्ति की व्यवस्था की गई है भारत की संतों ऋषियों ने, उसमें पहला मार्ग सेवा है। कोई भी साधक सन्यासी या योगी बनता है तो उसके लिए सेवा के मार्ग का अनुसरण करके ही आगे की दीक्षा का मार्ग प्रशस्त हो पाता है। हम लोग भी जब एक योगी के रूप में सार्वजनिक जीवन में आए तो सार्वजनिक जीवन में किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि इस कार्य के लिए आए कि नहीं, यह एक सेवा का माध्यम है और हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा इस पद पर रह करके अंत्योदय कर सकते हैं, और उसी लक्ष्य को लेकर के व्यक्ति कार्य करता है। जी। मैं फिर से उसी बात पे आऊँगी, जब आप घर छोड़ के निकले थे। अभी हाल ही में हमने देखा, एक फ़ोटो आपने ट्वीट किया था और वो वायरल भी हो गया था, जब आप अपने माता से मिलने गए थे। तो उस वक्त आपको कैसा लगा जब आप गए थे? देखिए, मैं कई वर्षों के बाद गया था। जी। मेरे पिताजी का जो है देहांत 2020 में हो गया था। मैं उससे पहले उनसे या उस अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था। संजोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था, लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था, तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था। आपके पिताजी के? हाँ। तो मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था तो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए ज़रूर गया था। तो स्वाभाविक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संवाद होने चाहिए वही संवाद वहाँ पे हुआ। आप उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पाए, पर जब वो आपसे मिलने आते थे, आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो वो एक आम नागरिक की तरह आते थे, सीएम के पिता के रूप में नहीं आते थे? नहीं, यहाँ वो कभी नहीं आए। वो मुझसे मिलने के लिए, मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी नजीमाबाद में, और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था। तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। वो सभा के बीच में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखो यार वो आए हैं तो उनको बुलाओ, थोड़ा मुलाकात करते हैं। तो
तब मेरी मुलाकात हुई थी। जी। आपकी छोटी बहन जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 साल उन्होंने आपको राखी नहीं बांधी। 2022 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़ के आप योगी बनने के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंढ रही थी, और मिले नहीं आप उन्हें। बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन्हें? देखिए, ये सबके जीवन में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें जो है केवल अपने स्वयं के स्मरण के लिए रखना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से सबके जीवन में आता है। कई वर्षों के बाद जो है इस चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है यही जीवन है। मैं एक इंटरव्यू का एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ सर, क्योंकि ये हिंदी अखबार में छपा था और हमारे कई दर्शक हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। ये पढ़ के मुझे बहुत कठिन लगा जब मैंने पढ़ा, तो कि कैसे महसूस कर रही होंगी वो। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शर्म नहीं आती, आप मुख्यमंत्री की बहन हैं और बहन होकर आप चाय की दुकान चलाती हैं, इन हालतों में रहती हैं। मैं उनको एक ही बात कहूँगी, मैं गरीब हूँ, ये मेरा नसीब है। शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हों, किसी के हक का छीन कर खा रहे हों। मैं तो मेहनत करके अपनी गुजर बसर करती हूँ। हाँ, ठीक बात है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आमतौर पर लोग समझते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर हो या फिर सांसद हो, विधायक हो, इनके इर्द गिर्द लोग जो हैं इतने धनी हो जाते हैं और फिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए आते हैं कि जो धन कमा चुके हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए। और एक ये इंटरव्यू है आपकी बहन का। देखिए, व्यक्ति को कभी भी धन और वैभव संतुष्टि नहीं दे सकती है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयं की मेहनत से संतुष्ट है, स्वयं के परिश्रम से संतुष्ट है। दूसरों की मेहनत से कुछ प्राप्त करना और फिर उसको छीन लेना, ये तो डकैती है। उसके अलग अलग रूप देख सकते हैं आप समाज में, और मुझे लगता है सबसे निंदनीय कर्म यही है। और यही अंतर है एक योगी और एक सांसारिक मनुष्य में। एक सांसारिक मनुष्य के बारे में शास्त्रों में कुछ बातें कही गई हैं कि वह त्रुटियां अवश्य करेगा, हमेशा भ्रमित होगा। तीसरा, वह हमेशा उसके मन में दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होगी। और चौथी बात उनके लिए जो कही गई है, वह कही गई है कि वह अपनी सीमित दृष्टि से भविष्य का अनुमान नहीं लगा पाएगा। इसलिए जो है सारा द्वंद्व तो इसी सब का है। पर आपकी तो, जैसे आपकी तो ट्रेनिंग हुई होगी ना, गुरुजी ने आपको तो सिखाया होगा। मैं क्या कह रहा हूँ ना, लेकिन हम लोग उनका तो कुछ नहीं ना, आपके परिवार का। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ ना, हर व्यक्ति अपने आप में एक योगी बन सकता है, एक योगी बनने की सामर्थ्य ले सकता है। अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से हम जो कुछ अर्जित करें, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, अगर ये भाव हर व्यक्ति के अंदर आ जाए तो फिर यह समग्रता सबकी संतुष्टि का कारण बन सकता है, सारे विवादों का समाधान कर सकता है। जब आप पीठाधीश बने, आपके भारत में और भारत से बाहर भी इतने अनुयायी हैं, तो उस वक्त आपको क्या ऐसा किसी ने कहा कि आप पीठाधीश होके भी तो सार्वजनिक कार्य कर सकते हैं, राजनीति में क्यों उतर रहे हैं? ये कोई बंधन थोड़ा है, ये कोई बंधन किसी के लिए नहीं है। हम मनुष्य पहले हैं, उसके बाद योगी हैं या सन्यासी है। और मैंने आपको बताया ना कि एक योगी के रूप में समाज के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करूं मैं। सेवा को धर्म को मैं सेवा का माध्यम बनाऊं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
और हम वही कर रहे हैं। तो एक सन्यासी का कर्तव्य क्या होता है? क्या वही जो कर्म कर रहा है अपना, ये चाहे पत्रकार हो या फिर राजनीतिक हाँ, हर को? व्यक्ति, हर जीवन हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर तो सकता है। आपका आप मुझे एक बात बताइए कि सबसे बड़े जो है मीडिया के रिपोर्टर के रूप में अगर आप तुलना करें तो महर्षि नारद थे। आप मुझे नहीं, हैं थे कि नहीं थे? नारद जी रिपोर्टर, चलिए। सबसे बड़े रिपोर्टर तो ये थे कि वो हर लोक की सूचना, इस लोक में इस लोक की सूचना दूसरे लोगों तक पहुंचा देते थे। वो क्या थे? वो एक सन्यासी तो थे। और मैं एक बात बताऊं कि सन्यासी ने किस कालखंड में अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश करके कार्य नहीं किया हो। मैंने तो पत्रकारिता का उदाहरण आपके सामने दे दिया है, और भी उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो अब इसको आप कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुए? धर्म के बारे में आप कह रहे थे कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, सिर्फ पूजा पाठ के साथ ना जोड़ा जाए, उसे अलग भी देखना चाहिए। एक बार आपने कहा था, लेकिन आपके साथ जैसे आपकी जो वेशभूषा है, इसलिए क्या लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि अब आप सन्यासी की वेशभूषा जो है वो अलग कर दीजिए, अब आप राजनीति में जा रहे हैं, संसद में जा रहे हैं? हमारे यहाँ कोई ड्रेस कोड पॉलिटिक्स में नहीं है। ड्रेस कोड इसमें नहीं होता था है। ना, सफेद पोशाक पहने हुए तो, हाँ, तो गांधी इसीलिए, टोपी पहन लिया और तो ठीक है, पहने, उसके अनुरूप आचरण भी करें ना। देखिए, यह वेशभूषा हमारी इसलिए है, लोगों की दृष्टि में हमेशा बने रहें और लोग हमारे विचलन पे उंगली भी उठा सकें और विपरीत परिस्थितियों में साथ में खड़े भी हो सकें। और इसीलिए इस प्रकार की वेशभूषा को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया जाता है हमेशा। कैसे? ये एक दृष्टि भी देती है और साथ साथ व्यक्ति को पतन के गर्त से बचाने के लिए भी उसे हमेशा सचेत भी करती है। और इस दृष्टि से हम लोग हमेशा उसके प्रति कैसे? मैं चैलेंज समझी नहीं कि कैसे चैलेंज? चैलेंज इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति इससे पहले जो आपने नेता की परिभाषा की है, उस वेशभूषा में रहते थे, उनके कर्मों को भी दुनिया जानती है। दुनिया ने उस सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और हमारे सामने भी चैलेंज है कि हमें अपने आप को परफॉर्म करके साबित करना है, जिससे हमारी पार्टी को, हमारे नेतृत्व को और हमारे इस बाना को भी कटघरे में न खड़ा होना पड़े। पर जब आप भगवा वस्त्र धारण करके आप संसद में जाते हैं और उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो एक ग्रुप है जो समझता है कि ये बहुत ही राइट विंग है, ये बहुत ही हिंदुत्ववादी हैं और हर चीज़ को भगवा कर दिया, तो फिर मतलब इट्स ओनली फॉर हिंदूज़, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर ओनली फॉर हिंदूज़। ये इंटरनेशनली भी लिखा जाता है, अखबारों में ऑपेड एडिट्स आते हैं कि ये बहुत ही एक्सट्रीम राइट विंग है, एक्सट्रीम हिंदुत्ववादी हैं, उनके कपड़ों से ही पता लग रहा है कि हर चीज़ भगवा है। देखिए, मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जी। हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व ने मुझे 2017 में, मार्च 2017 में दायित्व दिया था। और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए, दंगा होता था तो केवल हिंदू मरता था क्या? केवल हिंदू की संपत्ति चलती थी? अगर दंगा होता था, अगर हिंदू मरता था तो मुस्लिम भी मरते थे। हिंदू व्यापारी की संपत्ति जलती थी तो उसके सटे हुए मुस्लिम व्यापारी की संपत्ति भी जलती थी। अगर गुंडे किसी हिंदू बेटी के लिए खतरा थे तो मुस्लिम बेटी के लिए भी उतना ही खतरा थे। कर्फ्यू लगता था और व्यापार प्रभावित होता था तो व्यापार तो पूरे बाजार का और पूरे मार्केट प्रभावित होती थी ना, एक व्यक्ति नहीं प्रभावित होता था। परसेप्शन खराब हुआ था तो यूपी का खराब हुआ था ना। पहचान का संकट यूपी के हर नागरिक के सामने आया था ना, केवल हिंदुओं के सामने नहीं आया था। इसलिए यह एक वह स्थिति है। 6 वर्ष में दंगा नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं यूपी में ना, 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ।
6 वर्ष में कोई कर्फ्यू नहीं लगा, 6 वर्ष में सारे पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। दोनों में अंतर है। हमने ढोंग नहीं किया, कोई पाखंड नहीं किया। हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार, उसका अधिकार है भाई, उसको मिलना चाहिए। वो चुनाव लड़े, जीतने की सामर्थ्य होगी जीतेगा, हमें सामर्थ्य होगी हम जीतेंगे, हमें सामर्थ्य नहीं है तो नहीं जीतेंगे, और नहीं जीतना चाहिए हमें अगर हमें सामर्थ्य नहीं है तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विरोधी ही क्यों ना हो, अगर उसमें सामर्थ्य है, योग्यता है, उसको जीतना चाहिए, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। कैसे हम उससे उसे वंचित कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहाँ विरोधी कार्यकर्ता दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया। ये चीज़ें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता है, सब मौन है। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों, और इसीलिए पब्लिक विश्वास नहीं करते इन लोगों में। योगी जी के डर से नहीं, यहाँ मेरा पर कौन डर है। नहीं, आपने एक बार कहा था ना कि एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है। बुरा क्या तो है? तो बुरा क्या एक आपका एक जो आक्रामक तरीका है टू डील विद माफिया, क्या इसकी वजह से यहाँ पर है? नहीं, देखिए, हम लोग तो सज्जनों के लिए जितने संवेदनशील हैं, दुर्जनों के लिए उतने ही कठोर भी है, और इस शासन की रणनीति है। शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, यानी व्यवस्था सबकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सुरक्षा सबको, कानून का राज होगा, लेकिन कानून को बंधक बनाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। कोई भी हो, कतई नहीं देंगे। आपने ये भी कहा था कि कानून जो है वो मानव के लिए होना चाहिए, दानव के लिए नहीं। ठीक बात है। पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सर, हर जीव जंतु के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। मतलब शेर भी शिकार कर सकता है, गाय के लिए भी उतना ही हक तो है। क्या आप शेर को रोकते हैं क्या? नहीं तो आप शेर को बोलिए ना जंगल में जाके, नहीं रोक सकते। वही नहीं, मैं आप बोले ना कि शेर महाराज शिकार मत करिए, आपको हम रोटी खिलाएंगे, जाइए रोटी खिलाइए। तो वही मैं कह रही हूँ कि कानून में मैं वही कह रहा हूँ, वह एक वहाँ की नेचुरल व्यवस्था है, और वह नेचुरल व्यवस्था, दंड का प्रावधान, यह एक व्यवस्था का प्रावधान है, और वह व्यवस्था, वह प्रावधान कानूनन ही लागू होती है, गैर कानूनी तरीके से नहीं लागू होती तो है। चीफ मिनिस्टर कैसे तय कर सकते हैं कौन मानव है चीफ कौन दानव? मिनिस्टर कहाँ तय करते हैं? चीफ मिनिस्टर तो एक बात बोलते हैं कि भाई देखो शांति बनी रहनी चाहिए। हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक बात एक जगह बताइए। आप बुलडोजर बाबा है तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं अब। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे, कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप भी जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा, यहाँ पहले होता क्या था, कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके ज़बरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है, तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते नहीं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे।
आधा अधूरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है, इस पे ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा, ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है? यही सरकार का कार्य है और सरकार यही कर रही है। पर जैसे आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोज़र को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। किसी कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस सख्ती की ओर लगातार इशारा करती है, आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी, वही प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, वही प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित करेगा और यही उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो जब ऐसे, वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद, तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे तो उनको विधानसभा में यही संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो, ये माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। आप रिग्रेट नहीं करते हैं ये आपने जो कहा? नहीं, काहे, किस बात के लिए? कुछ भी गलत नहीं था। यही तो आपका जो ये आक्रामक एक स्टाइल है, उस स्टाइल को बहुत से लोग कॉपी करने लग गए हैं, या उस स्टाइल को लेकर एक योगी स्टाइल बन गया है कि देखिए, हाँ, कोई स्टाइल नहीं है। देखिए हम लोग, आप मना करें, हम लोग तो एक सामान्य उसके तहत काम करते हैं। देखिए, जो समाज के अनुकूल है, एक सामान्य नागरिक के अनुकूल है, प्रदेश के अनुकूल है, हम वही करेंगे। विधानसभा में आपके और अखिलेश जी के बीच में जैसे जब स्पीचेस चलती हैं, आप कुछ कह देते हैं, फिर वो वापस कुछ कहते हैं, फिर आक्रमण, आप जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा हो वैसे चलता है आपका। नहीं, देखिए, कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है ये। पाकिस्तान तो दलिद्रता की नई पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहा है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य है। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है। इतनी फर्टाइल लैंड हमारे पास है, किसान यहाँ पर समृद्ध है, समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसी भी पक्ष को, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पाकिस्तान से उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। I.N.D. हर एक उसमें डॉट लग गया उसका। तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। जनता तो पुराने करामातों को देख रही है, वह करामात
यूपीए का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, या फिर जो और लोग हैं, आम आदमी पार्टी का है, क्या गदर मचा रखी है इन लोगों ने, टीएमसी का हो, या जो भी, सबकी एक जैसी स्थिति है। तो इसलिए ये लोग चोला बदल करके देश को भ्रमित करना चाहते हैं। देश की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है। आपको नहीं लगता कि जैसे विपक्ष कह रही कि बीजेपी डर गई जब ये आईएनडीआईए का गठन हुआ, तो वो डर के मारे एनडीए को फिर से उजागर करने की कौन कोशिश उनका कर रहे हैं? कैप्टन कौन है? हमारे कैप्टन तो मोदी जी हैं। टीम बीजेपी, टीम एनडीए, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में देश को नेतृत्व दे रहे हैं। सभी बीजेपी से जुड़े हुए सभी दल, जितने भी हमारे एलाइज हैं, वे सब एक नेता के रूप में। एनडीए ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपना जो तय किया है, पिछले 9 वर्षों के अंदर वह प्रभावी ढंग से लागू हुआ है। सामाजिक न्याय बोलने से और भाषण करने से सामाजिक न्याय आ जाएगा? सामाजिक न्याय, परिवारवाद, जातिवाद, यही सामाजिक न्याय है। उस गरीब के घर में शौचालय बने, उस गरीब को मकान मिले, उस गरीब को राशन मिले, उस गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उस युवा को रोजगार की व्यवस्था हो, उस किसान के जीवन में भी खुशहाली आए, उस महिला को भी सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। किसने रोका था यूपीए को? किसने रोका था यूपी में समाजवादी पार्टी को? किसने रोका था वेस्ट बंगाल में इतने दिनों से टीएमसी की गवर्नमेंट है? किसने रोका है वहां पे? क्यों वहां माताएं रो रही हैं? क्यों वहां बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? आखिर क्यों नहीं कांग्रेस ने 60 वर्षों में जिन 4 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने मकान दिए हैं, किसने रोका था कांग्रेस को देने से? किसने रोका था 12 करोड़ गरीबों को शौचालय देने से? 10 करोड़ गरीबों को आज जो उज्ज्वला योजना की फ्री में सिलेंडर मिले हैं, किसने रोका था? ये हाथ में स्मार्टफोन और टैबलेट पकड़े हुए आज का हमारा स्मार्ट युवा, स्मार्ट बनाने से इसको रोका किसने आज़ादी के बाद 60 वर्षों तक? ये कांग्रेस। यही तो कर रहे थे लोग। देश को लोकतंत्र के नाम पे जड़ता पैदा की थी इन लोगों ने, जातिवाद को बढ़ावा दिया था, परिवारवाद को आगे बढ़ाया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, भारत के प्रति दुनिया के नज़रिए बदले हैं। इन चीज़ों को भी तो इनको समझना चाहिए। आपने कहा था कि आपके राज्य में अब युवाओं के हाथ में, एक हाथ में, पहले हाथ में तमंचा हुआ करता था, अब टैबलेट है। टैबलेट है। तो आप तमंचा किसके बारे में बात कर रहे थे? सपा शासन? सपा के सरकार में यही होता था, क्योंकि कोई रोजगार तो होता नहीं था। नौकरियां निकली तो सत्ता से जुड़े हुए दलाल बैग लेकर के प्रदेश में घूमने निकल जाते थे वसूली में। सबकी पर्चियां जाती थीं, फिर उसी के हिसाब से नियुक्तियां होती थी, फिर न्यायालय उसमें रोक लगाती थी। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश का पुलिस बल देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है, और इस पुलिस बल में 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की जगह खाली थी। अनुमान करिए कैसे चलता रहा होगा ये प्रदेश। मैंने मार्च 17 में पूछा, मैंने कहा भी ये जो है इतने पद खाली पड़े हुए हैं तो भर्ती के लिए क्या हुआ? कहा साहब कोर्ट की रोक है। कोर्ट की रोक क्यों है? फिर न्यायालय ने कोई कारण से रोका होगा ना। तो फिर बताया गया कि साहब जो है प्रक्रिया गलत थी। मैंने कहा गलत क्या थी बताओ मुझे। जब भर्ती बोर्ड को मैंने बुलाया, उन्होंने कहा साहब इसमें लीकेजेज की संभावनाएं थी। तो मैंने कहा न्यायालय ने ठीक तो किया था। हमने यूपी पुलिस में पिछले 5 वर्ष में
1,65,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरी की है। वे सभी नौजवान, जिसमें 20% महिला पुलिस कार्मिक भी हैं। ये केवल उसी में नहीं, शिक्षकों की भर्ती में भी। आप सोचिए, बेसिक शिक्षा में 1.5 लाख पद खाली थे। हमने उस प्रक्रिया को 1,64,000 से अधिक भर्ती शिक्षकों की भी पूरी की है। बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की या मेडिकल एजुकेशन की भी मैंने चर्चा नहीं की, ये भर्ती अलग है। और ये सभी प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी शुचिता के पूर्ण तरीके से संपन्न हुई हैं। तो महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे थे, तो ऐसे भी होता था उत्तर प्रदेश में, मैंने खुद कवर किया है कि अगर कोई पीड़िता दलित थी तो वो पुलिस स्टेशन में जाके अपना एफआईआर नहीं दर्ज कर सकती थी क्योंकि वहाँ पर कोई यादव एसएचओ था। ये सब उत्तर प्रदेश में बहुत मान्यता रखती, क्योंकि गांव-गांव में ये जातिवाद जो है वो इतना हावी था। आज ऐसा नहीं है। आज देखिए, हमने यूपी में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया है। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे पास जब 17 में हम आए थे तो मात्र 10,000 महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी थे। कुल कार्मिकों की संख्या हमारे पास 10,000 थी। आज हमारे पास यह संख्या 40,000 है। और हमने एक मानसिकता भी थी कि उन महिला कार्मिकों को फील्ड ड्यूटी नहीं दी जाती थी, क्योंकि यूपी के अंदर ऐसा माहौल था, लोग इतने भयभीत थे, कहते थे कि आप महिला पुलिसकर्मी, महिला पुलिस अधिकारी फील्ड में जाकर के क्या अपराधियों को फेस कर पाएंगे। उन्हीं की सुरक्षा के मैं वही कह रहा हूँ, ये भी भाव था। तो मुझे जब इस प्रतिवेदन मिले कि हम भी फील्ड में, महिला कार्मिकों ने मुझे इस बात को कहा कि हम भी फील्ड में ड्यूटी करना चाहते हैं, मैंने कहा एकदम इनको ड्यूटी मिलनी चाहिए। तो फिर ये हुआ कि कैसे इसको किया जा सकता। हमने एक मिशन शक्ति का एक अभियान प्रारंभ किया। ये अभियान चल रहा है और इसमें सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसमें मैंने हर महिला कांस्टेबल को महिला बीट अधिकारी के रूप में नामित किया है। और उनकी जिम्मेदारी है 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें यूपी में इस समय, लगभग 58,000 हैं, कुछ नगर निकाय में आए हैं, 57,700 के ऊपर अभी भी हमारे पास ग्राम पंचायतें हैं। वे सप्ताह में एक दिन ग्राम पंचायत में जाकर के गांव की सभी महिलाओं के साथ महिला सुरक्षा पे चर्चा करेंगे। आंतरिक या बाह्य कहीं सुरक्षा में कोई सेंध लगाने वाला है तो महिला कांस्टेबल को बताएंगे। और उन सबको पिंक स्कूटर हमने उपलब्ध करवाए हैं, महिला कार्मिक, जो कुछ को करा दिया गया, कुछ को कराया जा रहा है। ऐसे शहरी क्षेत्र में भी। और ये हर सप्ताह उनकी जिम्मेदारी है जाकर के देखना। आज आप देख रहे होंगे, महिला यहाँ की बेटियाँ आज पढ़ने के लिए बाहर हॉस्टल में नहीं रहती, आज यूपी में ही अपने कॉलेज में एडमिशन कराती हैं, घर से जाती हैं, अपने माँ बाप के साए में रह करके पढ़ाई कर रही हैं। आज उनके सामने कोई भय नहीं। और अगर किसी ने महिला सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो कठोरतापूर्वक वे बेटियां स्वयं निपट लेती हैं फिर उनसे। ये माहौल हमें पैदा करना पड़ेगा। ये जो INDI ग्रुपिंग बनी है, ये महिला सुरक्षा 2024 तक महिला सुरक्षा को एक बहुत बड़ा इशू बनाएगी, क्योंकि मणिपुर में जो गैंग रेप जो मसला हुआ था उसको लेकर कहेगी कि मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ज़रूर कहती है, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है, और मणिपुर का किस्सा उठाएगी। तो तब आप बैकफुट पे तो चले गए ना, क्योंकि कैसे एक्सप्लेन कर सकेंगे? देखिए, एक बात हम सबको समझनी होगी। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर संवैधानिक संस्था की अपनी लक्ष्मण रेखा है, और जब भी उसका अतिक्रमण होगा तो दुर्भाग्य से इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। मणिपुर के लिए आप केंद्र और राज्य सरकार को दोषी तो ठहरा रहे हैं। मणिपुर में शांति होनी चाहिए, हर व्यक्ति की कामना है, क्योंकि पिछले 9 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य पूर्वोत्तर के राज्यों में हुए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष के दौरान मणिपुर हो या जम्मू कश्मीर हो, जिस प्रकार से शांति बहाली वहाँ हुई और राष्ट्र की मुख्य धारा से क्षेत्र जुड़े हैं, ऐतिहासिक है।
आज़ादी के बाद पहली बार अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ये सभी मुख्य धारा के साथ जुड़कर के विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़े थे। दुर्भाग्य से पड़ोसी मुल्कों के द्वारा जिस प्रकार की साजिशें कभी कभी रची जाती हैं, और लगातार नॉर्थ ईस्ट के मामले में तो इसके साक्ष्य हैं, कहीं ना कहीं जब किसी स्तर पर अनावश्यक लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करके कार्यपालिका के कार्य में जब कोई संवैधानिक मशीनरी अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगी, जो काम संसद का है, जो काम कार्यपालिका का है, उसमें हस्तक्षेप होगा, तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है। आप विश्वास करिए, मणिपुर में फिर से शांति बहाली होगी और वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट जिस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही थी, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। पूर्व सेनाध्यक्ष कांग्रेस हो या यूपीए हो या INDIA जो ग्रुप है, ये जो ... ग्रुप है, यह ग्रुप अपने यहाँ देखे ना, बेटी मणिपुर की हो या राजस्थान की, यूपी हो या बिहार या वेस्ट बंगाल, हर बेटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और ये किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न है, देश की जनता भी करना चाहेगी इन लोगों से कि ये वीडियो बनाने के बाद 2 महीने तक क्यों इसको सुरक्षित करके रखा गया था और फिर संसद के एक दिन पहले ही क्यों जारी हुआ, जिस दिन संसद चलनी थी उसी दिन क्यों जारी हुआ? इसके पीछे क्या साजिश नहीं दिखती है? अस्थिरता पैदा करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसके नाम पे भारत को बदनाम करना और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने की इसकी साजिश नहीं है। जो लोग अपने यहाँ लोकतंत्र बहाली नहीं कर पाते, लोकतंत्रवादियों को कुचलते हैं, उन लोगों की साजिश इसके पीछे है, और उसका मोहरा कुछ चुनिंदा लोग बन रहे हैं कि ये सब दिखाई नहीं देता है। ये सब स्पष्ट है। हम लोगों को इन चीज़ों को भी देखना होगा और इससे सतर्क होकर के ही हम शांति भी बहाली करेंगे। साथ साथ आम जनमानस का विश्वास मोदी जी के प्रति है और फिर से मोदी जी के नेतृत्व में NDA की गवर्नमेंट बनेगी, इसमें 2024 में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप राजनीतिक साजिश की बात करते हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे ने कहा है कि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो भारत के जो एनिमीज़ हैं, चाहे चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, वो हमारे बीच जो लोग हैं और जो फिशर्स हमारे बीच हैं, जो दरारें हैं हम लोगों के बीच, उन दरारों को और डीप और गहरा करना चाहती है। तो इस मणिपुर के किस्से को ही लेकर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनका भी कोई हाथ हो इसमें। नहीं, मैंने कहा ना कि जो लोग लोकतंत्रवादियों को अपने देश में कुचलते हैं, उनको मणिपुर और भारत का लोकतंत्र कैसे अच्छा लग सकता है? और आपका राज्य भी नेपाल से जुड़ा हुआ है, आप भी एक किस्म से आप भी एक फ्रंटियर हमारे यहाँ स्टेट कोई है। दिक्कत नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा। INDIA को लेकर बात चल रही थी, तो अगर अखिलेश और राहुल गांधी फिर से वापस आते हैं जैसे 2017 के चुनाव में आए थे, तो क्या फिर से बीजेपी के लिए? उत्तर प्रदेश में सभी जोड़ियां आ चुकी हैं। 2014 में ये सब मिलकर के लड़ चुके हैं। 2017 में, 2019 में, 2022 में चारों चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और NDA ने विराट बहुमत के साथ में सफलता प्राप्त की है। और 2024 में उत्तर प्रदेश भी और देश भी इंतज़ार कर रहा है। देश को धोखा देने वाले, देश की जनता को जाति, मत और मजहब के आधार पर बांटने वाले, सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद और जातिवाद को प्रश्रय देने वाले, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद की भट्टी में झोंकने वाले तत्वों को
ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा। उनकी पार्टियां सब कहते हैं कि आपकी पार्टी है जो एक सिस्टम लाना चाहती है और उस सिस्टम के अंतर्गत आप जुडिशरी को, इलेक्शन कमीशन को, मीडिया को, सबको दबा के रखते हैं और यूसीसी भी उसी में कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सिविल कोड भी उसी रास्ते में एक है। देखिए, यूसीसी के बारे में दुष्प्रचार ज़्यादा है। मुझे एक बात बताइए कि हम न्याय की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और परिवार में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ये शुरुआत परिवार से तो करो। शादी ब्याह का हो या संपत्ति और विरासत का मामला, ये सब पे एक समान रूप से लागू होना चाहिए। वन नेशन वन लॉ की थ्योरी लागू तो होनी ही चाहिए अगर एक देश के नागरिक हैं। और दुर्भाग्य है कि दुनिया के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता, वो बहुसंख्यक समाज के साथ जुड़ने की बात करता है। और भारत के अंदर ये लोग अल्पसंख्यक के नाम पर अपने लिए विशेष अधिकार की मांग करते हैं। भारत के कानून को हर एक को स्वीकार करना चाहिए और उसी में सबकी सुरक्षा और सबकी समृद्धि निहित है। जी, मैं वापस उत्तर प्रदेश पे आती हूँ। राम मंदिर, लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में ही शायद लिखा था कि मंदिर आपके कार्यकाल में होगा। गोरखनाथ पीठ और अयोध्या मंदिर, इसका संबंध अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को जिस भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया है, देखिए जब ये देश 1947 में आज़ाद हुआ था, दुर्भाग्य से उसके एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ। बहुत सारे लोग देश की आज़ादी के जश्न में उस समय शामिल नहीं हो पाए होंगे, या उस समय के कोई चश्मदीद आज के दिन पे बताने की स्थिति में नहीं रहता है। बहुत कम लोग होंगे जिनको उस समय की घटनाओं के बारे में इस प्रकार की स्थिति जानकारी होगी। लेकिन हम सब कह सकते हैं, आज की हर पीढ़ी का हर नागरिक कह सकता है कि जब ये देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा किया था, तब हमने देश के जश्न के साथ सहभागिता की थी। हर घर पे तिरंगा पहना करके, हर ग्राम पंचायत और हर नगर निकाय कह सकता है कि साहब हम भी भागीदार बने थे, क्योंकि हमारे घर में अमृत महोत्सव हमारे गांव में बना हुआ है, हमारे नगर में बना हुआ है। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और आज़ादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को कुछ बात कही थी, कुछ संकल्प दिलाए थे कि 2047 में अगर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, एक विकसित भारत की परिकल्पना को अगर साकार करना है, तो उन्होंने कुछ संकल्प दिलाए थे जो पंच प्रण के रूप में जाने जाते हैं। इस पंच प्रण में विरासत का सम्मान भी है, गुलामी के इंसों को सर्वथा समाप्त करना भी है और नागरिक कर्तव्य भी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण का कार्य है, ये उसी विरासत का सम्मान है जो कार्य आज़ाद भारत में 1947 में होना चाहिए था। लेकिन दूरदर्शिता का अभाव, भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति के प्रति दुराव स्पष्ट दिखाई देता है। अन्यथा यह विवाद 1947 में सुलझ सकता था, 1949 में सुलझ सकता था, इसके बाद भी सुलझ सकता था, कभी सुलझने नहीं दिया गया। आखिर यह आज कैसे सुलझ गया? कोई विवाद तो नहीं हुआ, बड़ी बड़ी दावे लोग करते थे, कुछ भी तो नहीं हुआ, शांति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में तो। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और देश भर से सहयोग मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक भगवान राम के एक भक्त के रूप में भी 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिल रहा है। 3 पीढ़ी कैसे? मेरे पूज्य दादा गुरु जो थे महंत दिग्विजयनाथ जी, 1949 में उस अभियान के हिस्से थे
जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था, और उस समय की कांग्रेस की सरकार ज़बरदस्ती रामलला को राम जन्मभूमि से हटाना चाहती थी। और फिर उसके बाद के आंदोलन का पूरा जो भी उस समय सपोर्ट था वह गोरक्षपीठ से उपलब्ध कराया गया था। उस समय जो केस दायर हुए थे उन सभी चीज़ों की उपलब्धता वहाँ से हुई थी। 1983-84 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्तयज्ञ समिति बनी थी, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज ने किया। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और जब राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रखी गई, तब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं स्वयं था। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था और स्वाभाविक रूप से एक आत्मिक संतुष्टि का भी माध्यम बना कि एक तरफ करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का आनंद भी मिलता है और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान भी हम इस रूप में कर पा रहे हैं। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, आप पहले चीफ मिनिस्टर हैं जब जो अपने कार्यकाल में 100 बार आपने दर्शन किए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ जैसे क्योंकि आप गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश के नाते भी पूछ रही हूँ, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और की छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए
कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए, हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है। वे पहल करना चाहेंगे तो ज़रूर विचार करेंगे। जी, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया योगी जी। एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी, आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है, कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख धर्म रहे हैं, सुरक्षा परिवर्तन किया। एजेंसियां उसको देख रही हैं। 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही होंगी। सर, एक मैं सवाल पूछूंगी कि साउथ एशिया में भारत का रोल आप क्या विजन करते हैं कि क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु का जो सपना देख के चले हैं वो थोड़ा ओवर एम्बिशियस है। तो साउथ एशिया में और ग्लोबली आपका विजन क्या है भारत? देखिए, मैंने कहा ना, पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हुआ है। कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगले 3 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित न हो जाए, जरूर होगा। दुनिया के अंदर भारत की अपनी एक पहचान बनी है। भारत के बारे में लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और जो भारत के बारे में कहा जाता था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह साकार हो रहा है। सर, अंत में एक सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र सदन में हुआ था कि एक विधायक ने कहा था कि जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, और उनके मज़हब में ये उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर झुकाएं किसी और के सामने। देखिए, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा, जब मुझे हमारी नौकरशाही ने कहा कि नोएडा लोग नहीं जाते, चीफ मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए, मैं उसको उल्लंघन करके नोएडा गया, कई बार गया, आधा दर्जन बार जा चुका हूँ। दूसरी बार मुझे कहा गया कि रात्रि में सीएम को बिजनौर में निवास नहीं करना चाहिए, तो मैं जानबूझ करके वहाँ रुका और मैंने पूछा, मैंने कभी क्यों नहीं निवास करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, साहब दोबारा सीएम नहीं बन सकता है। तो मैंने कहा, मैं दोबारा भी सीएम बनूंगा, चिंता मत करो। दूसरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मैं प्रदेश का सीएम हूँ। आप ये बोलिए ना कि साहब वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी गेस्ट हाउस होगा उसी में रहेंगे ना, आखिर कोई तो रहता होगा। एक कमरा चाहिए मुझे, तो सोने के लिए एक तख्ता चाहिए, ओढ़ने के लिए एक कंबल चाहिए, तो कुछ चाहिए थोड़ा है। तो इसमें जो है, क्यों आप इस प्रकार की बातें करते हैं? मैं गया था, रुका था वहाँ पे। ऐसे ही आगरा के सर्किट हाउस के बारे में कहा जाता था, यानी मुझसे पहले पता नहीं कोई सीएम रुका कि नहीं रुका, लेकिन कि वहाँ सर्किट हाउस में जो सीएम रुकता है वो अपशकुन हो जाता है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भी क्या अपशकुन होता है? उन्होंने कहा, साहब जो है उसकी कुर्सी चली जाती है। तो मैंने कहा, जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए, लेकिन मैं रात्रि को रुकूंगा यहीं। फिर किसी ने कहा, साहब यहाँ पे प्रेत आत्माएं आता ही हैं। तो मैंने कहा, कम से कम उनसे वार्ता करने का अवसर मिलेगा ना रात्रि में। तुम सब सो जाओगे तो कम से कम किसी से बातचीत तो करूँगा रात्रि में कि भाई कौन है, क्या है। तो पाखंड में हमारा कतई विश्वास नहीं है, एक। और इसीलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ कि भारत का भविष्य उज्जवल है और 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए बहुमत के साथ आएगी,
इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और वंदे मातरम मैं वापस आती हूँ, वो उसे मैं क्या धर्म कर रहा के हूँ? साथ जोड़ना चाहिए देखो, कि देखिए, नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले कह दिया ना, संवैधानिक व्यवस्था से देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। जी, आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। और मत और मजहब सेकेंडरी प्रश्न है, नेशन फर्स्ट है। धन्यवाद योगी जी, आप ANI के साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching or listening to this episode of ANI podcast with Smita Prakash. Hope you liked it as much as I enjoyed speaking with the Chief Minister of Uttar Pradesh. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.